तो पिछले वीडियो में हमने 51 सवाल देख लिए थे। आज हम इससे आगे देखेंगे। अगर आप CNW स्टाफ हैं, जेई और आप टेक्नीशियन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको काफी मदद करेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना। सवाल नंबर 52, निम्न में से कौन सा कैस्नब बॉगी का हिस्सा नहीं है? नीचे जो पार्ट्स के नाम दिए गए इनमें से कौन सा कैस्नब बॉगी का हिस्सा नहीं है? बॉलिस्टर, स्प्रिंग प्लग, स्प्रिंग्स या फिर सोल बार। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सोल बार। सोल बार जो है वो इसका हिस्सा नहीं होता है। किसका? कैस्नब बॉगी का। सोल बार जो है बॉडी का हिस्सा होता है। सवाल नंबर 53, स्प्रिंग प्लग डैश का बना होता है। किस चीज का बना होता है स्प्रिंग प्लग? और ये बना होता है, इसका राइट आंसर होगा सी, माइल्ड स्टील। ये माइल्ड स्टील का बना होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 54, कैस्नब बॉगी में स्प्रिंग को इस प्रकार ग्रुप किया जाता है कि ग्रुप के स्प्रिंग की फ्री हाइट में डैश से अधिक अंतर न हो। किस प्रकार से हम ग्रुप करें कि उनके फ्री हाइट में कितने mm से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 mm। 3 mm से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल 55, एलास्टोमेरिक पैड लगाने का मुख्य उद्देश्य डैश कम करना है। क्या कम करना होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्हील फ्लेंज वियर को कम करना होता है। सवाल नंबर 56, कैस्नब बॉगी के साइड फ्रेम को मरम्मत के लिए डैश विधि का उपयोग किया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डाउन हैंड वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है कैस्नब बॉगी के साइड फ्रेम को मरम्मत करने के लिए। अगला सवाल 57, बॉगी असेंबली के एंटी रोटेशन लग और बॉलिस्टर के बीच डैश क्लियरेंस होनी चाहिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 4 mm का अंतर होना चाहिए। अगला सवाल 58, 20.32 टन एक्सल लोड वाले कैस्नब 22 NLB में डैश आउटर स्प्रिंग होते हैं। जो कैस्नब 22 NLB बॉगी होता है उसमें कितने एक्सल स्प्रिंग होते हैं अगर उसका एक्सल लोड 20.32 टन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, 20.32 टन एक्सल लोड वाले कैस्नब 22 NLB बॉगी में डैश इनर स्प्रिंग होते हैं। अभी हमने ऊपर आउटर स्प्रिंग देखा, ये इनर स्प्रिंग की बात हो रही है। जो ये सवाल था ये आउटर स्प्रिंग के लिए था और ये जो है ये इनर स्प्रिंग पूछा जा रहा है कि कैस्नब 22 NLB बॉगी में कितने इनर स्प्रिंग होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा 8, बी। सवाल नंबर 60, औसत वेतन डैश दिनों के लिए जमा किया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 300 दिनों के लिए। सवाल नंबर 61, लघु क्षति यानी कि माइनर पेनल्टीज के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, SF11 फॉर्म जारी किया जाता है। सवाल नंबर 62, कारखानों के ऑक्यूपायर कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, CWM। सवाल नंबर 63, कारखाना स्टाफ का एक सप्ताह में कुल कार्य घंटे डैश घंटों का होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 48 आवर्स। अगला सवाल, सीलिंग लिमिट ऑफ इंसेंटिव फॉर WRS रायपुर इज फिक्स्ड एट। ये WRS के लिए है, रायपुर वर्कशॉप रायपुर के लिए ये क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 50%। सवाल नंबर 65, प्रोत्साहन अनुभागों की देखरेख करने वाले वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को उनके मूल वेतन का डैश मासिक बोनस भुगतान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 15% मासिक भुगतान किया जाता है। सवाल नंबर 66, भारी मालगाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपलर का प्रकार क्या है? किस टाइप का कपलर इस्तेमाल होता है? C टाइप, D टाइप, E टाइप या F टाइप? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, E टाइप कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 67, रबर पैड का उपयोग डैश प्रकार के ड्राफ्ट गियर रख रखाव के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, RF361। अगला सवाल 68, डैश क्षमता वाले प्रेस मशीन का उपयोग MK50 ड्राफ्ट गियर के प्री शॉर्टिंग के लिए किया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 200 टन। 200 टन की क्षमता वाले प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है MK50 ड्राफ्ट गियर के प्री शॉर्टिंग के लिए। अगला सवाल 69, बॉक्सन वैगन की पहिया कंडमिंग व्यास कितना mm होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 906 mm। 906 mm होता है कंडमिंग साइज बॉक्सन वैगन का। अगला सवाल 70 नंबर, VBZC वैगन की पहिया कंडमिंग व्यास डैश mm होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 860 mm। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 71, 20.32 टन एक्सल लोड वाले कैस्नब 22 NLB में स्नबर स्प्रिंग होते हैं। डैश स्नबर स्प्रिंग होते हैं। अभी ऊपर जो दो सवाल था वो आउटर स्प्रिंग के लिए था और इनर स्प्रिंग के लिए था, ये स्नबर स्प्रिंग के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 4 है, 4 की संख्या होती है। सवाल नंबर 72, डैश एक व्हील डिफेक्ट नहीं है।
नीचे जो चीज़ें लिखी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा व्हील डिफेक्ट नहीं है? स्लैग गेज पहला, फ्लैट पैसेज, ब्रोकन स्प्रिंग और शार्प फ्लेंज। तो इसका जो व्हील डिफेक्ट नहीं है वो होगा ब्रोकन स्प्रिंग, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। ब्रोकन स्प्रिंग जो है ये व्हील डिफेक्ट में नहीं आता है। चलिए अगला सवाल 73। CTRB में डैश लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है। CTRB बैरिंग में किस तरह का लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, ग्रीस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला सवाल 74। व्हील के एक तरफ डैश कैप स्क्रू लगाया जाता है। कितने कैप स्क्रू लगते हैं? राइट आंसर होगा इसका सी, 3 कैप स्क्रू लगाए जाते हैं। सवाल नंबर 75। व्हील के एंड कैप स्क्रू को डैश से टाइट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच की मदद से टाइट किया जाता है। सवाल नंबर 76। डैश खुले वैगन का हिस्सा नहीं है। कौन सा इसमें खुले वैगन का हिस्सा नहीं है? साइड हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है, एंड हिस्सा होता है, और रूफ ये नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, रूफ, छत नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही खुला वैगन है। खुले वैगन का हिस्सा कौन सा नहीं होता है? तो रूफ। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे सवाल देखते हैं 77। डैश वैगन बॉडी के करोजन का कारण है। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कौन सा करोजन का कारण है, जंग लगने का कारण है? तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए। एक तो वाटर लॉगिंग है, दूसरा है कॉरोसिव कंसाइनमेंट, और तीसरा है खराब पेंटिंग, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कारण हैं वैगन बॉडी में करोजन लगने के, यानी जंग लगने के। सवाल नंबर 78। बॉक्सन वैगन के पैनल पैचिंग रिपेयर के लिए डैश मोटाई का पैच लगाया जाना चाहिए। यानी कि बॉक्सन वैगन में जो पैनल पैचिंग होती है तो उसमें जो पैच लगाया जाता है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 5 mm का पैच लगना चाहिए। 5 mm मोटाई वाले पैच को लगाया जाना चाहिए। सवाल नंबर 79। रिवेटिंग के बजाय लॉक बोल्ट करने में डैश फायदा नहीं मिलता है। जो रिवेटिंग की जाती है अगर उसके बदले में लॉक बोल्ट किए तो हमको कौन सा लाभ नहीं मिलता है, क्या फायदा नहीं मिलता है, या रिवेटिंग क्यों किया जाता है, रिवेटिंग करने का वजह क्या है, कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक हाई स्ट्रेंथ है, एक वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है, एक जल्दी लगाना है, फास्ट इंस्टॉलेशन, और तीसरा है सस्ता, चीप। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सस्ता होता है, ये चीप होता है। सवाल नंबर 80। नए वैगन नंबर स्कीम के अनुसार वैगन नंबर डैश अंकों का होना चाहिए। कितने अंकों का होना चाहिए? देखिए वैगन, जो नया वैगन नंबर आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना, क्योंकि वो बहुत कमाल की जानकारी उसमें मिलेगी। और इसका राइट आंसर होगा B11, यानी कि 11 अंकों का ये वैगन नंबर है, जिसमें आपको वैगन का ईयर दिखाता है, वैगन किस टाइप का है, वैगन किस रेलवे का है, वैगन का अपना नंबर होता है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें एक चेक नंबर होता है, चेक नंबर कैसे होता है, चेक नंबर को कैसे निकाला जाता है, चेक नंबर की मदद से आप ये जान सकते हैं कि वो वैगन पे जो नंबर लिखा गया है वो सही है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल 81। नए वैगन नंबर स्कीम के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कोड डैश होता है। क्या है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कोड? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 14, यानी 14 लिखा हुआ है अगर किसी वैगन में, तो समझ लीजिए कि वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। तो शुरू का जो 2 डिजिट होता है वो होता है वैगन का प्रकार, उसके बाद जो ईयर बिल्ट होता है, उसके बाद होता है कि वैगन किस रेलवे का है। तो अगर वहाँ पे 14 लिखा है तो मतलब वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। अगला सवाल 82। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? डैश में है, कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल 83। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 मीटर में कितना mm होता है? राइट आंसर होगा सी, 1000 mm। बहुत आसान सवाल है। 84 सवाल नंबर। कैसना बोगी में डैश साइड फ्रेम लगता है। कैसना बोगी में कितने साइड फ्रेम लगते हैं? राइट आंसर होगा 2 साइड फ्रेम लगते हैं। 85 सवाल नंबर। एक बॉक्सन वैगन में डैश ब्रेक ब्लॉक लगता है। एक बॉक्सन वैगन में कितने ब्रेक ब्लॉक लगते हैं? राइट आंसर होगा बी, 8 ब्रेक ब्लॉक लगते हैं टोटल एक बॉक्सन वैगन में। सवाल नंबर 86। दोहरी पाइप एंड ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है? तो ये भी बहुत सिंपल सा, इसका भी आंसर है हरा। ये सब लोग हम जानते हैं कि बीपी का रंग हरा होता है। सवाल नंबर 87। बॉडी शॉप में डैश क्षमता का ईओटी क्रेन लगा होता है। जो बॉडी शॉप होता है जहाँ बॉडी रिपेयर होती है, वहाँ पे जो ईओटी क्रेन लगा होता है तो उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 20 टन की क्षमता होती है। चलिए सवाल नंबर 88। एफएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है? और इसका राइट आंसर होगा डी, फॉर्कलिफ्ट ट्रक।
फॉकलिफ्ट ट्रक जिससे व्हील वगैरह को उठाई जाती है या और भी भारी चीज़ों को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, फॉकलिफ्ट ट्रक कहलाता है। सवाल नंबर 89, एनआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉन स्टॉक रिक्विजिशन। एनआरएस का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टॉक रिक्विजिशन। चलिए सवाल नंबर 91, एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोड सेंसिंग डिवाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोड सेंसिंग डिवाइस। ये गुड्स गाड़ियों में, माल गाड़ियों के अंदर होता है और इसका काम क्या है, जो एम्प्टी लोड पहले सिस्टम चलता था, एम्प्टी लोड डिवाइस, जिसमें मैनुअल एक बॉक्स होता था जिसमें आधा ये येलो होता था, ये ब्लैक होता था, बीच में एक यहाँ पे लीवर लगा रहता था। अगर लोड है वैगन तो इस लीवर को ब्लैक की तरफ करना होता था और अगर गाड़ी खाली है तो इस लीवर को येलो की तरफ करना पड़ता था। तो इसमें क्या होता था कि ब्रेक लगने की जो क्षमता होती है वो कम और ज़्यादा हो जाती थी। अगर गाड़ी खाली है तो कम क्षमता से ब्रेक लगता था, अगर गाड़ी लोड है तो बहुत ताकत से ब्रेक लगता था। इसके जगह पे लोड सेंसिंग डिवाइस एलएसडी लगा दिया गया है, जो ऑटोमेटिक काम करता है, लोड को सेंस करता है और उसके हिसाब से ब्रेक अप्लाई करता है। अगर वैगन खाली है तो थोड़ा धीरे से ब्रेक लगाता है, अगर वैगन लोड है तो फुल ताकत से ब्रेक लगाता है। तो ये एलएसडी अभी नए गाड़ियों में लगना शुरू हो गया। चलिए सवाल नंबर 92, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 93, कार्यशाला के लिए पीसीओ अनुभाग का मतलब डैश होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सवाल नंबर 94, इलास्टोमेरिक पैड की कंडमिंग हाइट कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 42 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 95, कैसनॉप 22 NS 20.3 टन बोगी के लिए क्रमशः बाहरी भीतरी स्नबर स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है? जो कैसनॉप 22 NS बोगी होता है जिसमें कि 22.3 टन का एक्सल क्षमता होता है, उसकी बाहरी, भीतरी और स्नबर स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 14, 12 और 4। बाहरी 14, भीतरी 12 और स्नबर स्प्रिंग की संख्या 4 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 96, लोड की गई स्थिति में BCN HS वैगन के लिए अधिकतम गति कितनी होती है? लोडेड कंडीशन में BCN HS वैगन की हाई स्पीड कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 kmph/h की स्पीड होती है। अगला सवाल 97, खाली स्थिति में BOST M1 के लिए अधिकतम गति कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 65 kmph, 65 kmph/h की स्पीड होती है। सवाल नंबर 98, स्लैक एडजस्टर बैरल का ई डायमेंशन कितना mm होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 565 ± 10। अगला सवाल 99 नंबर, ब्रेक सिलेंडर 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का समय कितने से कितने सेकंड तक में ले लेता है? और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, 18 से 30 सेकंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, कैसनॉप 22 HS बोगी के बाहरी स्प्रिंग की विमुक्त यानी फ्री हाइट कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 260 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 101, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, मैं बनाता हूँ या कोई भी बंदा वीडियो बनाता है, तो कई बार उच्चारण भी हो सकता है थोड़े बहुत गलत हो जाए या कई बार ऑप्शन भी गलत बता देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत आंसर है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, सवाल नंबर 101, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किया जाता है। सवाल नंबर 102, राजभाषा अधिकतम की धारा 3 कब प्रभावी हुई थी? राइट आंसर होगा ए, 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा अधिनियम की धारा, राजभाषा अधिकतम लिखा है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब प्रभावी हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1965। सवाल नंबर 103, राजभाषा नियम के अनुसार क क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? इसका राइट आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। इसके ऊपर मैंने वीडियो, राजभाषा के ऊपर मैंने कम से कम 100 सवाल का 2 वीडियो बनाया है और उसमें ये सारे सवाल है। अगर आप उन 2 वीडियो को देख लेते हैं तो राजभाषा से आने वाले हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं और राजभाषा से कम 10 नंबर का सवाल आता है। तो अगर राजभाषा के मेरे दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो 10 नंबर आपका हर एग्जाम में फिक्स है, ये मान के चलिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। सवाल नंबर 104, राजभाषा नियम के अनुसार ख क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, गुजरात। गुजरात जो है ये आता है ख क्षेत्र में। सवाल नंबर 105,
क क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र में मूल पत्राचार करने का लक्ष्य डैश होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है बी 100%। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 106, राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? राइट आंसर होगा इसका सी, प्रशासनिक अधिकारी या पदाधिकारी। सवाल नंबर 107, रेल यात्रा वितरण पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है? अगर आपने कोई रेल यात्रा की है और उसकी पूरी कहानी अगर आप लिखते हैं और अगर आप उसमें प्रथम आते हैं तो उसकी पुरस्कार राशि पूछी जा रही है। राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे 10,000 रुपये का ये पुरस्कार होता है, प्रथम पुरस्कार। सवाल नंबर 108, 70% या इससे अधिक अंक से प्रबोध परीक्षा पास करने पर कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर होगा ए, 1600 रुपये का। ये सारे सवाल मैंने अपने उन 2 वीडियो में ले रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सवाल नंबर 109, 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने से प्रग परीक्षा पास करने पर कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 2400 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है अगर आप 70% या इससे अधिक अंक लाते हैं प्रग परीक्षा में। सवाल नंबर 110 और ये हमारा आखिरी सवाल है, राजभाषा नियम के अनुसार ग क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? राइट आंसर होगा सी, केरला। केरला जो है ग क्षेत्र में शामिल है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर हो सकता है इसमें कोई आंसर गलत भी मैंने बताया हो सकता है कोई चैनल गलत हो। अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है, दिखता है, सुनाई देता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।